हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिसऑर्डर ऑफ पुवर्टी डेवलपमेंट। अगर आपको ये टॉपिक पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुवर्टी डेवलपमेंट, पहले पुवर्टी होता क्या है? तो ये एक ऐसा एज होता है जहाँ से सेकेंडरी कैरेक्टर बनना स्टार्ट होता है। सेकेंडरी कैरेक्टर कहने का क्या मतलब है? जैसे कि गर्ल्स में ब्रेस्ट, प्यूबिक हेयर, बॉयज़ में पेनिस का इंलार्ज होना और क्या होना, तो ये स्पर्म का प्रोड्यूस होना। ऐसे तो वो पूरे एज में प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसके बाद वो क्या होने लगता है, सेकेंडरी कैरेक्टर स्टार्ट होता है। तो मेल में सेकेंडरी कैरेक्टर कब स्टार्ट होता है? तो एक एवरेज है 12 से 16, और फीमेल में पुबर्टी कब स्टार्ट होता है? तो 10 से 14। ठीक है, लेकिन तो हम क्या पढ़ रहे हैं? डिसऑर्डर, मतलब ये जो एज है, ये जो कैरेक्टर है, ये समय क्या हो जाएगी? एबनॉर्मलिटी जो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पहला बोला गया है प्रिकॉशियस पुबर्टी। इसमें मेनली जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का ऑनसेट होता है गर्ल्स में, जो मेनली 10 से 14 साल में होना चाहिए, उससे पहले हो जाता है। मतलब 8 साल से ही स्टार्ट हो जाता है, 8 साल से भी पहले से। ठीक है, और मेल में 9 साल और 9 साल से भी पहले से। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? प्रिकॉशियस पुबर्टी। ठीक है, ऐसे तो ये जो वेरिएशन है ये इथनिसिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको इमेजिनरी माना गया है। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे क्लिनिशियन इसी को ही मानते हैं। ठीक है, अब हार्मोनल प्रोडक्शन के अनुसार प्रिकॉशियस पुबर्टी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल में क्या होता है? गोनेडोट्रोपिन पे डिपेंडेंट होता है, इसको ट्रू कहते हैं। पेरिफेरल में गोनेडोट्रोपिन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको फॉल्स कहते हैं या प्रिकॉशियस सीडो पुबर्टी कहते हैं। ठीक है, अब सेंट्रल प्रिकॉशियस पुबर्टी होता क्या है? तो इसमें आइसोसेक्सुअल और स्टीम फ्रॉम हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्टिवेशन से होता है। ये तो पहले ही पता है कि ये गोनेडोट्रोपिन डिपेंडेंट है, तो गोनेडोट्रोपिन डिपेंडेंट है तो ये किसके द्वारा रिलीज होता है? तो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से गोनेडल एक्टिवेशन। तो ये एक्टिव हो चुका है और ये आइसोसेक्सुअल है। आइसोसेक्सुअल मतलब फीमेल है तो फीमेल में ही सेक्सुअल ये उसका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कलेक्टर है वो अपीयर होगा, तो मेल है तो मेल में ही अपीयर होगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि जो पेरिफेरल प्रिकॉशियस पुबर्टी है इसमें क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कलेक्टर अपीयर होता है, लेकिन हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल इसमें कोई प्ले नहीं करता है, उसका एक्टिवेशन नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है? गोनेडोट्रोपिन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें से जो सेक्स हैं वो आइसोसेक्सुअल भी हो सकते हैं, हेट्रोसेक्सुअल या कॉन्ट्रासेक्सुअल हो सकता है। हेट्रोसेक्सुअल कहने का क्या मतलब है? तो हेट्रोसेक्सुअल में मतलब फीमेल है तो उसमें मेल का कैरेक्टर आ जाना, और मेल है तो उसमें फीमेल का कैरेक्टर आ जाना। ठीक है, अब ये टेबल देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल प्रिकोसिटी। पहले हमने पढ़ चुकी हूँ कि कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल को कंप्लीट कहा जाता है, जिसमें या थ्रू कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? ऊपर में देखिए डिफिनीसन, बहुत सारे डिफिनीसन दिए हुए हैं तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। पहला क्या दिया हुआ है? ट्रू प्रिकॉशियस पुबर्टी। ट्रू तो पता है क्यों? क्योंकि गर्ल्स में गर्ल का कैरेक्टर, बॉयज़ में बॉयज़ का कैरेक्टर, इसलिए इसको कंप्लीट आइसोसेक्सुअल भी कहते हैं। और ये ये ट्रोपिन पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको गोनेडोट्रोपिन भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? पहले जो एज है उससे पहले एक्टिवेशन हो जाता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का, इसलिए इसको प्रीमैच्योर एक्टिवेशन भी कहा जाता है। तो ये मतलब आप समझ गए होंगे। तो ये होता क्यों है? तो ये होता है आइडियोपैथिक ट्रू प्रिकॉशियस पुबर्टी के कारण। अब ये आइडियोपैथिक ट्रू प्रिकॉशियस पुबर्टी क्यों है? तो इसमें क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्यूमर हो जाता है, ऑप्टिक ग्लाइकोमा हो जाता है, जो क्या से एसोसिएटेड होता है? न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 से। ठीक है, हाइपोथैलेमिक एस्ट्रोसाइटोमा भी हो जाएगा, और अदर सीएनएस डिसऑर्डर जैसे कि डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी, जैसे कि हाइपोथैलेमिक क्या है? हर्माटोमा कहाँ पे डेवलप्ड होता है? तो ट्यूबल सिनेरियम है। अब ट्यूबल सिनेरियम क्या है? तो ये हाइपोथैलेमस के कमीशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंसेफ्लाइटिस, स्टैटिक इंसेफेलोपैथी, ब्रेन एब्सेस, ये सब के कारण क्या होता है? सेंट्रल। ठीक है, और क्या है? सर्कोइड या तुबरकुला ग्रेनुलोमा, हेड ट्रॉमा, हाइड्रोसिफेलस, एरेक्नॉइड चिस्ट, माइलोमेनिंजियोसिली, वेस्कुलर लेशन और क्रैनियल इरिडेशन, ये सब के कारण
क्या हो रहा है, तो सेंट्रल क्या हो रहा है, प्रिकोशियस हो रहा है, ठीक है। ट्रू प्रिकोशियस पुबर्टी आफ्टर लेट ट्रीटमेंट ऑफ कोजेनाइटल विरिलाइजिंग। विरिलाइजिंग मतलब क्या होता है कि ये मेल में फीमेल का कैरेक्टर, फीमेल में मेल का कैरेक्टर, ठीक है। तो ये मेनली सब क्यों होता है, तो ये ये सेक्स स्टेरॉइड के कारण होता है, ठीक है। तो अब वो तो ब्रेन में डिसऑर्डर हो गया, सेक्स स्टेरॉइड में डिसऑर्डर हो गया, और किसके कारण होता है, तो कुछ जीन का म्यूटेशन हो जाने के कारण होता है। तो कौन कौन सा जीन होता है, तो पहला KIS1R या GRP54 जीन, KIS1 जीन या MKRN3 जीन, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या पढ़ा था, पेरीफेरल। पेरीफेरल को क्या कहते हैं, GnRH इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, क्योंकि उस पर उसमें ये हाइपोथैलेमस ये सब का क्या एक्टिवेशन नहीं होया हुआ रहता है, या इनकम्प्लीट कहते हैं। क्यों, क्योंकि मेल में फीमेल, फीमेल में मेल का कैरेक्टर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मेल में क्या होता है, तो ऐसा होता है, तो गोनाडोट्रोपिन सेक्रेटिंग ट्यूमर के कारण, मतलब HCG सेक्रेटिंग CNS ट्यूमर के कारण ये होता है, ठीक है। जैसे कि कोरियोएपिथेलियोमास, जर्मियोमा और टेराटोमा, ठीक है। HCG सेक्रेटिंग ट्यूमर लोकेटेड आउटसाइड द CNS। ये जो कोरियोएपिथेलियोमा, जर्मियोमा, टेराटोमा, ये क्या है, CNS के अंदर होता है, ठीक है। CNS के बाहर कौन सा होता है ट्यूमर, तो हेपेटोमा, टेराटोमा और कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है। अब ये किसके कारण और हो सकता है मेल में, तो एंड्रोजन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एड्रीनल के द्वारा एंड्रोजन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एड्रीनल या टेस्टिस किसी के द्वारा, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, तो कोजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया के कारण, जिसमें क्या डिफिशियंसी होती है, CYP21, CYP11B1, ठीक है। और किसके कारण, तो विजुलाइजिंग एड्रीनल नियोप्लाज्मा के कारण, या लेडिक सेल एडिनोमा के कारण, या फेमिलियर टेस्टोटॉक्सिकोसिस के कारण, ठीक है। और कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस सिंड्रोम के कारण। फीमेल में क्यों आता है मेल का कैरेक्टर, ओवेरियन सिस्ट के कारण, या ईस्ट्रोजन सेक्रेटिंग ओवेरियन या एड्रीनल नियोप्लाज्म के कारण, और क्या है, पोट्स जेगहल सिंड्रोम के कारण। अब ये कौन सा सिंड्रोम होता है, तो इसमें मेनली क्या होता है ना, कि सिस्ट का फॉर्मेशन GI में हो जाता है या लिप सिस्टम में हो जाता है। रुकिए आपको पिक्चर दिखाती हूँ, देखिए पिक्चर ऐसा होता है, ठीक है। देखिए हो गया है ना हेमाटोमा। अब क्या कह रहा है, दोनों सेक्स में कौन सा सिंड्रोम होता है, तो मैक्यूने अल्ब्राइट सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, ये मेनली बोन, स्किन और इंडोक्राइन जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसको ये अफेक्ट करता है, तब उस डिजीज को कहेंगे मैक्यूने अल्ब्राइट सिंड्रोम। हाइपोथायराइडिज्म, इट्रोजेनिक या एक्सोजेनस सेक्सुअल प्रिकोसिटी के कारण भी होता है। अब क्या कह रहे हैं, वेरिएशन इन पुबर्टियल डेवलपमेंट, जैसे कि प्रीमेच्योर थेलार्की। प्रीमेच्योर थेलार्की मतलब क्या होता है कि जो एज होता है उससे पहले ही ब्रेस्ट का क्या हो जाना, पर्जेंट हो जाना, ठीक है। ब्रेस्ट पहले ही दिखने लगता है जिस एज है उससे पहले। मीनार्की जो एज है उससे पहले क्या, मेन्स्ट्रुएशन का आ जाना। एडिनार्की जो एज है उससे पहले क्या, पीविक हेयर ये सब का आ जाना, ठीक है। एडोलसेंस गायनोमेस्टिया इन बॉयज, ये सब किसका ये सिम्टम है, तो ये वेरिएशन ऑफ प्यूबिटल डेवलपमेंट का, ठीक है। और मैक्रो ऑर्किडीज मतलब जो टेस्टिस है उसका अपने साइज से ज़्यादा हो जाना, ठीक है। अब कॉन्ट्रासेक्सुअल प्रिकोसिटी, ये इसके मेल में क्या हो जाएगा, फीमेल का कैरेक्टर, और फीमेल में क्या हो जाएगा, मेल का कैरेक्टर। ये क्यों होता है, तो फीमेल मेल का कैरेक्टर क्यों होता है, क्योंकि एड्रीनल नियोप्लाज्म हो जाने के कारण, कोरियोइपिथेलियोमा हो जाने के कारण, CYP11B1 डिफिशियंसी के कारण, टेस्टिकुलर नियोप्लाज्म के कारण, ये में कौन सा सिंड्रोम आता है, पुत्स जेगरर सिंड्रोम आता है, ठीक है। इंक्रीज एक्स्ट्राग्लैडुनल कन्वर्सन ऑफ सर्कुलेटिंग एड्रीनल एंड्रोजन टू ईस्ट्रोजन के कारण, या इट्रोजेनिक के कारण, जिसमें हम क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन को मेनली एक्सपोज करते हैं। अब फीमेल में ये करेक्टर क्यों आता है, तो वही कोजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया के कारण। CYP21 डिफिशियंसी, मेल में CYP11, फीमेल में CYP21, ठीक है। और ये जो CYP11B1 है ये दोनों में पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों में। और 3 बीटा HSD डिफिशियंसी के कारण, और किसके कारण, तो कसिंग सिंड्रोम या एरहिनोब्लास्टोमा के कारण क्या होता है, फीमेल में विजुलाइजेशन होता है, ठीक है। कुछ और है जिसमें एंड्रोजन का एक्सपोजर हो जाना, जैसे फीमेल है, ठीक है, उसमें अगर एंड्रोजन का एक्सपोजर हो गया तो मेल कैरेक्टर आ जाएगा, क्योंकि कौन डिसाइड करता है,
एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, ठीक है। तो लड़कों में अगर एस्ट्रोजन आ गया तो वो फीमेल कैरेक्टर शो करेगा, अगर लड़की में एंड्रोजन आ गई तो वो मेल कैरेक्टर को शो करेगी, ठीक है। और क्या है, कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस सिंड्रोम और एरोमाटेज डिफिशियंसी, ये सब के कारण क्या होता है, ये फेमिनाइजेशन होता है, सॉरी विरुलाइजेशन होता है फीमेल में, ठीक है। अब आ गया सेंट्रल पुबर्टी, ठीक है। इसमें कीवर्ड क्या क्या है, तो सेंट्रल प्रिकोशियस पुबर्टी, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपीपी बोलेंगे। पेरिफेरल प्रिकोशियस पुबर्टी, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीपी बोलेंगे। और रेपिडली प्रोग्रेसिव पुबर्टी, जिसको आरपीपी बोलेंगे। और हाईली सेंसिटिव एलएसएस है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीपीपी मतलब सेंट्रल प्रिकोशियस पुबर्टी क्या होता है, तो इसमें जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा वो 8 साल से पहले हो जाएगा, जो मेनली कब होता है, 8 साल के बाद होता है। और जो टेस्टिकुलर डेवलपमेंट होगा उसका एज भी 9 साल से कम होगा इन मेल में, ठीक है। ये होता क्यों है, तो सेंट्रल का पहले ही बताया था कि इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनैडल पहले आ जाता है, पहले उसका एक्टिवेशन हो जाता है, इसी कारण ये ऐसा होता है, ठीक है। ये मेनली स्पोरेडिक होता है और ये क्या करता है, इसमें 90% फीमेल में मेनली ये आइडियोपैथिक फॉर्म में होता है, ठीक है। ये होता क्यों है, जेनेटिक टर्म में देखें तो ये ड्यू टू होता है म्यूटेशन ऑफ MKRN3 जीन के कारण, जो पैटर्नल होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, ये जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है ना वो कोई भी एज में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, जो मेनली नॉर्मल पुबर्टी माना जाता है। इन फीमेल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनली इरेगुलर हो तो ये ज़्यादा टेंशन होता है देन नॉर्मल पुबर्टी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो इनिशियल साइकिल होता है ना वो अनओवुलेटरी होता है। अनओवुलेटरी कहने का क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें मेनली क्या होगा, इरेगुलर होगा, मतलब कि इंटरवल क्या होगा, वेरीज होंगे, ठीक है। और जो इसमें ओवुलेशन और लुटियल फेज क्या हो जाएगा, एब्सेंस हो जाएगा, और जो पर्सन है वो क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि यहाँ इनिशियल साइकिल क्या होता है, अनओवुलेटरी होता है। कोई कहा है कि जो प्रेगनेंसी का जो अर्ली एज है ना वो कम से कम 5.5 ईयर्स ऑफ एज है, जिसको प्रिकोशियस पुबर्टी हुआ है। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि 5.5 साल की बच्ची कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये एक हुआ है, मैंने गूगल में सर्च किया था, मेरे को भी ये क्या था, टेंशन था, तो मैंने गूगल में सर्च किया, उसमें था कि एक बच्ची थी जिसको 9 मंथ में क्या स्टार्ट हो गया था, मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो गया था, उसको 5 साल में उसके साथ रेप हुआ और वो 5.5 साल में क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, दुनिया है, कुछ भी हो सकता है, और ये तो डिसऑर्डर है, ठीक है। इन मेल में टेस्टिकुलर डेवलपमेंट और स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट हो जाता है, तो 5 से 6 ईयर्स ऑफ एज में, ठीक है। किस में, तो ये सेंट्रल प्रिकोशियस पुबर्टी में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बोन मैच्योरेशन होता है वो क्या होता है, जल्दी जल्दी होने लगता है, क्यों, क्योंकि जो एपिफाइसिस है उसका क्लोजर अर्ली हो गया है। और लेकिन एडल्ट में क्या, हाइट में क्या होता है, कभी कभी कंप्रोमाइज हो जाता है, ठीक है, अगर पुबर्टी अर्ली एज में स्टार्ट हो तो। 30% फीमेल में अप्रॉक्स क्या होता है, लार्जर परसेंटेज ऑफ मेल अचीव्ड, मतलब जो 30% फीमेल और ज़्यादा परसेंटेज होता है मेल, वो क्या होता है, बिलो 5% होता है उनका क्या, हाइट, अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो, समझ गए। अब क्या कह रहा है, जो मेंटल डेवलपमेंट है वो उनको उनके क्रोनोलॉजिकल एज के अनुसार होगा। जो बिहेवियर और मूड स्विंग है वो कॉमन है, लेकिन उनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होगा, रेयर होंगे, ठीक है। देखिए ये बच्चा है, लग रही है कितनी बड़ी है, लेकिन जो फर्स्ट फिगर है वो 3.5 साल की, जो सेकंड फिगर है वो 5.5 साल की है, जो थर्ड फिगर है वो 7.5 साल की है, ठीक है। इसलिए में कहा जाता है जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है ना वो मेनली 2.5 साल में ही चालू हो जाता है, इसलिए 7.5 साल की बच्ची का जो एज होता है, मैंने जो दिखना चाहिए वो 3.5 साल के बच्चे में दिखता है। जो 8 साल के बच्चे में दिख रहा है वो मेनली 14 साल के बच्चे में दिखना चाहिए। उनका इंटेलिजेंसी और जो डेंटल एज है वो नॉर्मल होता है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज के अनुसार। ग्रोथ क्या होगा, उन लोग का 10 साल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अल्टीमेट हाइट कितने होंगे, 142 सेंटीमीटर और 56 इंचेज, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो इनमें कोई सुधार नहीं होगा, ऐसे इनका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट है भी नहीं, ठीक है। अब ये 3 मेन पैटर्न आपने देख लिया कि मोस्ट फीमेल में जो यंगर देन 6 ईयर ओल्ड होते हैं, ठीक है,
मोस्ट फीमेल जिसमें ये प्रिकॉशियस पुबर्टी है और उनमें जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट अगर 6 साल से पहले हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रैपिड फिजिकल और ऑसियस मेंस्ट्रुएशन होता है, जिसके कारण उनका हाइट क्या हो जाता है, लॉस करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अगर जिनका ये ग्रेटर देन एज 6 सेंटीमीटर हो, सॉरी जिनका एज 6 ईयर से ज़्यादा हो, उनमें क्या होता है, आइडियोपैथिक फॉर्म होता है। और मेल में तो ये रेयरली होता है और स्लोली प्रोग्रेसिव होगा, तो उनमें क्या होगा, ऑसियस मैचुरेशन और लीनियर ग्रोथ नॉर्मल होगा और वो हाइट को प्रिजर्व कर लेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो सेंट्रल प्रिकॉशियस पुबर्टी है ना, वो स्पॉन्टेनियसली रिग्रेस करता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, लेबोरेटरी फाइंडिंग में हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो ये मेनली सेक्स हार्मोन कंसंट्रेशन के कारण होगा, ठीक है। ये ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक किसके लिए, तो लिक्विड स्पेसिफिसिटी कैसे हम निकालेंगे, तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से और टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से, ठीक है। इन दोनों ऐसे से हम पता चलेगा, तो कैसे, तो सेक्स हार्मोन, सीरम एस्ट्राडायोल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, जो अर्ली फेज में जिसको सेक्सुअल प्रिकोसिटी हो चुका है, उनके ये अर्ली फेज में क्या होगा, लो होगा या अनडिटेक्टेबल होगा, क्या, सेक्स हार्मोन या सीरम एस्ट्राडायोल कंसंट्रेशन अर्ली एज में क्या होगा, लो होगा और अनडिटेक्टेबल होगा। लेकिन ये नॉर्मल होता है जब पुबर्टी होती है। तो मेल में क्या होता है, जो टेस्टेरोन लेवल होता है वो डिटेक्टेबल होता है और ये क्या होगा, एलिवेटेड होगा, ठीक है। इसलिए पता चलता है इनको मेडिकल अटेंशन चाहिए। और ये मेनली कब हम जानेंगे, इसका ब्लड ग्रुप हम कब लेंगे, तो मॉर्निंग टाइम में, ठीक है। अब ये अब क्या करेंगे, तो हाईली सेंसिटिव इम्यूनोफ्लोरोमेट्रिक एंड केमिलुसेंट ऐसे देखेंगे। और क्या देखेंगे, उसमें क्या देखेंगे, तो सीरम एलएच कंसंट्रेशन देखेंगे। ये भी अनडिटेक्टेबल होता है प्री पुबर्टल चिल्ड्रेन, मतलब जिसको पुबर्टी से पहले एलएच हम नहीं देखते हैं। तो जब हम ब्लड ग्रुप कर निकालेंगे तो उसमें इसका परसेंटेज क्या होगा, हायर होगा। तो ये क्या, इससे हमें पता चलेगा, ठीक है। ये मेनली कब लिया जाता है, तो ये मेनली नाइट टाइम में लिया जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए नंबर ऑफ हॉस्पिटल यूज ओनली मॉडरेट सेंसिटिव इम्यूनो एंजाइमेटिक एसे। बहुत सारे हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, सिर्फ एलएच से ही पता चलते हैं, ठीक है, पता करते हैं। सेंसिटिव कौन सा, एलएच, और इनसेंसिटिव एसे किससे, तो एस्ट्राडायोल और टेस्टेरोन का, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो एलएच है वो कब किया जाता है, तो नाइट टाइम में, मैंने पहले ही बता दिया था। और ये कंटिन्यूअस मैनर में नहीं, अगर इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं, पर्सेटाइल मैनर में। कंटिन्यूअस मैनर में करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो नेचुरल ये सेक्रेट करता है उसका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो सेक्रेट करना बंद कर देगा। इसलिए हम कैसे डालेंगे, तो अल्टरनेट फॉर्म में डालेंगे, ठीक है, या पर्सेटाइल फॉर्म में डालेंगे। अब क्या कह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का, वो इंट्रावेनियसली करते हैं, या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो एगोनिस्ट है, जो कौन कौन है, कौन कौन से टेस्ट से पता चलेगा, लिप्रोलाइड स्टिमुलेशन टेस्ट, सबकुटेनियसली, ये सब क्या है, हेल्पफुल डायग्नोसिस टूल है, इस सबसे हम डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है। अब मेल में क्या करेंगे, एलएच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रीडोमिनेंस करेगा, ठीक है। अब क्या करें, फीमेल में क्या होगा, तो रात में एलएच सेक्रिएशन होगा, ठीक है। और एलएच सेक्रिएशन क्या करेगा, तो ये मेनली लो हो जाएगा किस में, तो ब्रेस्ट डिजीज में एज ए स्टेज 2 और 3, याद रखिएगा। क्या है ये, ब्रेस्ट स्टेज 2 और 3 में एलएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है, 5 से कम हो जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो फीमेल है जिनमें लो एलएच होता है, उनमें सेंट्रल प्रिकोसिस पुबर्टी का क्या है, ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, आफ्टर द स्टिमुलेशन ऑफ विथ लिप्रोलाइड। अब ये टेबल आते हैं, गोनेडोट्रोपिन डिपेंडेंट में हम मेनली क्या क्या देखते हैं, तो पहले तो देखते हैं कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लाज्मा गोनेडोट्रोपिन, एलएच रिस्पॉन्स टू जीएनआरएस, सीरम सेक्स स्टेरॉइड कंसंट्रेशन, गोनेडल के साइज पे और मिसलेनियस पे, ठीक है। तो कौन कौन सा उसका होगा, गोनेडोट्रोपिन डिपेंडेंट में थ्रू सेंट्रल प्रिकोसिस पुबर्टी आएंगे। गोनेडोट्रोपिन इंडिपेंडेंट में मेल में क्या आएगा, तो क्रोनोलॉजी गोनेडोट्रोपिन सेक्रिएटिंग ट्यूमर इन मेल,
लिथोलाइजिंग सेल ट्यूमर इन मेल, फैमिलियर मेल क्या है, मेली लिमिटेड प्रिकोसिस पुबर्टी FMPP, जिसको टेस्टोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं। और क्या आएगा, ब्यूरोलाइजिंग कोजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया और ब्यूरोलाइजिंग एड्रीनल ट्यूमर। इतना क्या होगा, मेल में होगा जो इंडिपेंडेंट होता है गोनेडोट्रोपिन से। अब फीमेल में कौन कौन से होंगे, तो ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर, फॉलिकुलर सिस्ट, फेमिनाइजिंग एड्रीनल ट्यूमर और नॉन क्लासिकल कोजेनाइटल। इसका ये सब दिया हुआ है डिफरेंशियल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, और भी है एड्रीनल हाइपरप्लेसिया। और अगर अब दोनों हो जाए, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों में कौन सा होता है, तो MCQ ने एल्ब्रेक्ट सिंड्रोम, टेंशन मत लीजिए, आगे समझाया जाएगा जो मेन इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, ये दोनों सेक्स में होता है। कौन कौन सा, मैक्यूने एल्ब्रेक्ट सिंड्रोम और प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। इनकम्प्लीट प्रिकोसिटी या वेरिएशन ऑफ पुबर्टी किस में होता है, तो प्रीमेच्योर थिलार्की, प्रीमेच्योर एडिनार्की और प्रीमेच्योर एडिनार्की, एक मेल में एक फीमेल में, ये सब होता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, जो ऑसियस मैचुरेशन होता है ना, वो हमेशा वेरिएबल होता है, ठीक है, और ज़्यादा होता है 2 to 3 HD। और क्या कह रहा है, जो पेल्विक अल्ट्रासाउंड इन द फीमेल, ये मेनली बताता है कौन सा, पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी जो होता है फीमेल में, उससे पता चलता है कि ओवरी क्या हो गया है, इनलार्ज हो गया है, और उसके साथ साथ क्या इनलार्ज हो गया है, फंदस और यूट्रस भी, ठीक है। मतलब पुबर्टल साइज ये बड़ा हो गया है, इसको कौन देखता है, तो पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी देखेगा, ठीक है। MRI स्कैन से क्या पता चलेगा, तो फिजियोलॉजिकल इनलार्जमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्या है, पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी से क्या पुबर्टल साइज का इनलार्जमेंट पता चलता है, MRI से क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड का इनलार्जमेंट पता चलेगा, ठीक है। इसमें अगर कुछ ये बीमारी हो जाए तो वह पैथोलॉजी, CNS पैथोलॉजी के बारे में रिवील करता है, कौन, MRI। जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, ऑर्गेनिक CNS कॉसेज सेंट्रल सेक्सुअल प्रिकॉसियस आर मोर लाइकली इन फीमेल। ऑर्गेनिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कारण ही क्या होता है, सेंट्रल सेक्सुअल प्रिकॉसियस मेल में ज़्यादा होता है, ठीक है। इन फीमेल हु हैव रैपिड ब्रेस्ट, अब फीमेल में क्या होता है जिसमें कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट रैपिड हो रहा है, एस्ट्राडियोल क्या है, ग्रेटर देन 30 है, वो और क्या है, यंगर देन 6 ईयर ओल्ड है, तो उनमें क्या कैटेगरी होगा, उसका हम लोग मेनली क्या करेंगे, तो MRI से स्कैन करवाएंगे, किसका, तो ब्रेन का और पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब क्या कह रहा है, इमेजिंग अगर ओल्डर देन 6 ईयर ओल्ड हो तो ये कंट्रोवर्शियल हो जाता है, ठीक है। उसके इसमें भी MRI का स्कैन करवाएंगे, जो सभी बच्चे का MRI स्कैन करवाया जाएगा जो CP के शिकार हैं, ठीक है। अब क्या है, गोनेडोट्रोपिन इंडिपेंडेंट, अभी ऊपर पढ़े थे ना, इसके कारण क्या होता है, आइसोसेक्सुअल प्रिकोसिस पुबर्टी होता है, ठीक है। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, तो आइसोसेक्सुअल प्रिकोसिस पुबर्टी, ठीक है। फीमेल में क्या होगा, ट्यूमर होगा, ओवरी में ट्यूमर होगा, ऑटोनोमियसली फंक्शनली अपने आप क्या हो जाएंगे, ओवेरियन सिस्ट फंक्शन में आ जाएंगे, फेमिनाइजिंग एड्रीनल ट्यूमर हो जाएगा, मैक्यूने एल्बर्ट सिंड्रोम हो जाएंगे, एक्सोजीनस सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मेल में क्या होगा, कोजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया होगा, एड्रीनल ट्यूमर होंगे, लेडिक सेल ट्यूमर होगा, HCG होंगे, HCG प्रोड्यूसिंग ट्यूमर होगा, एक्सपोजर टू द एक्सोजीनस एंड्रोजन और फैमिलियर मेल प्रिकोसिस पुबर्टी होंगे, ठीक है। या अभी हमने ऊपर देखा। ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो ट्रीटमेंट में ये कह रहा है ना कि जितने भी मेल हैं, ऑल मेल और कुछ ग्रुप फीमेल के जिनमें रैपिड प्रोग्रेस करता है ये प्रिकोसिस पुबर्टी, उन्हें क्या चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन जो फीमेल जिसमें ये स्लोली प्रोग्रेसिव कर रहा है उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता है हाइट पे। अगर हम क्या दें, GnRH एगोनिस्ट थेरेपी दें तो फिर कह रहा है कि जिसका स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज इन्फेंट होते हैं उनमें क्या होता है, ज़्यादा रिक्स शॉर्ट स्टैच्यूर होने का रिक्स होता है, मतलब वो अडल्ट में शॉर्ट दिखते हैं, ठीक है। उनमें ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, तो क्या देंगे, तो उसको कंजक्शन उस ड्रग्स के साथ GnRH एगोनिस्ट थेरेपी के साथ हम क्या करेंगे, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन थेरेपी भी देंगे, ठीक है। ये मेनली क्या होता है, अगर साइकोलॉजिकल या सोशल रीजन हो तो ट्रीटमेंट ज़रूरी है, ठीक है। इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन, वो बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है या उससे फीमेल जिनमें रिस्क ऑफ अर्ली मिनार्की होती है, उनमें क्या है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है।
और जो ये हम ड्रग्स देंगे ना वो पल्सेटाइल मैनर में देंगे, ना कि कंटिन्यूअस मैनर में। पल्सेटाइल कहने का मतलब है कि इसको अल्टरनेटिव में देंगे। अगर कंटिन्यूअस में देंगे तो क्या होगा, अगर कंटिन्यूअसली हम बाहर से क्या दे रहे हैं, GnRH दे रहे हैं, तो जो हमारा पिट्यूटरी रिलीज करता है वो क्या हो जाएगा, धीरे 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 वो इनएक्टिवेट हो जाएगा और बाद में वो क्या करेगा, वो अपना ये जो GnRH है वो रिलीज नहीं करेगा। इसलिए इंडोजीनस GnRH को कंटिन्यू रखने के लिए हमें एक्सोजीनस जो GnRH देते हैं वो कैसा मैनर में देना चाहिए, पल्सेटाइल मैनर में देना चाहिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जिसमें GnRH एगोनिस्ट लॉन्ग एक्टिंग के लिए दिया जाता है वो होता है वीक से मंथ तक। ये क्या होता है, प्रिपरेशन चॉइस ऑफ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ CPP। प्रिपरेशन चॉइस फॉर द, ये याद रखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ CPP क्या होता है, तो लॉन्ग एक्टिंग फॉर्मुलेशन ऑफ GnRH एगोनिस्ट। मतलब GnRH एगोनिस्ट क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ CPP। और उसमें पहला हो जाएगा लिप्रोलाइड एसीटेट, जिसको लिप्रोन डिपोटेट भी कहा जाता है। इसका डोज होता है 0.2 से 0.3 mg पर kg। ठीक है, या 7.5 से 15 mg। ये इंट्रामस्कुलरी दिया जाता है वंस एवरी 4 वीक। हर साल 4 सप्ताह के बाद एक बार दिया जाता है, मतलब हम कह सकते हैं कि मंथली वंस देते हैं। ठीक है, दूसरा है लॉन्ग एक्टिंग प्रिपरेशन ऑफ डेपोट लिप्रोलाइड अलाउइंग फॉर द इंजेक्शन एवरी 90 डेज। अब क्या है, दूसरा है जो हम क्या देते हैं, डिपोट लिप्रोलाइड देते हैं, कितना 11.25 से 30 mg इंट्रामस्कुलर में देते हैं 90 दिन पर एक बार में। ठीक है, तीसरा कौन सा दवा देते हैं, हिस्ट्रेलिन देते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, सुप्रेलिन LA, जो सबकुटेनियस देते हैं। 50 mg इम्प्लांट करते हैं, जो एटलीस्ट 12 मंथ के लिए रहता है। चौथा कौन सा देते हैं, ट्रिप्टोरेलिन देते हैं, जिसका दूसरा नाम ट्रिप्टोडूर है, जो 22.5 mg इंट्रामस्कुलर देते हैं एवरी 6 वीक पे। ठीक है, देखिए कोई भी कंटिन्यूअस नहीं है, अल्टरनेटिव में दिया जा रहा है। ठीक है, अदर प्रिपरेशन जैसे कि ये गोसेरेलिन एसीटेट, जिसको जोलाडेक्स भी कहा जाता है, ये अप्रूव्ड हुआ है किस लिए, प्रिकोसिस पुबर्टी के लिए। ठीक है, रिकरेंट स्टेरॉइड फ्लूइड कलेक्शन भी किया जाता है कहाँ पे, तो साइट ऑफ इंजेक्शन पे। और क्या कह रहा है, जहाँ और कौन से ड्रग्स में, तो डिपोट लिप्रोलाइड में। ठीक है, ब्रेकिंग और मेल फंक्शन ऑफ द हिस्टेरिन इम्प्लांट इज वेरी रेयर। वो जो हम सबकुटेनियस ये इम्प्लांट करते हैं ना हिस्टेरिन को, वो टूट जाए या मेल फंक्शन हो, ये मेनली रेयर केस में ही होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो चिल्ड्रन हु कैन नॉट टॉलरेट द प्रोडक्ट लिस्टेड प्रीवियसली, जो पहले वो इतने ड्रग्स बताए वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो उनमें सबकुटेनियस क्या दिया जाता है, एक्वस लिप्रोलाइड दिया जाता है। ये लिप्रोलाइड क्या दिया जाता है, वंस या ट्वाइस डेली, मतलब 1 से 2 बार डेली दिया जाता है, या इंट्रानेशनल GnRH एगोनिस्ट दिया जाता है। ठीक है, जिसको कहते हैं नेफारेलिन, जिसका दूसरा नाम क्या है, सिनारेल है। ठीक है, ये 800 mcg भी दिया जाता है, मतलब एक दिन में 2 बार दिया जाता है। ठीक है, जिनको वो ऊपर बर्दाश्त नहीं होता है उनके लिए ये है। ठीक है, कम डोज देते हैं, डेली देते हैं। अब क्या कह रहा है, जो GnRH अंटागोनिस्ट है इंक्लूडिंग नोवर ओलर कंपाउंड हैज नॉट भी सफिशिएंटली इन द, मतलब एंटागोनिस्ट बच्चों में नहीं दिया जाता है, ये FDA के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। तो ट्रीटमेंट के कारण क्या होता है, रिजल्ट इन डिक्रीज इन द ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या हो जाता है, क्योंकि प्रिकोसिस में ग्रोथ क्या होता है, एज से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, तो ये ट्रीटमेंट से क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है, तो ग्रोथ रेट कम हो जाता है। जनरली तो एज अप्रोप्रिएट वैल्यू, फिर एज के अप्रोप्रिएट वो ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, जो रेट ऑफ ऑस्टियस मैच्योरेशन होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये बोन ज़्यादा डेवलप नहीं करता है। ठीक है, जो ग्रेटली एडवांस पुबर्टर बोन एज, ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं, बनना कम हो जाते हैं। ग्रोथ रेट क्या हो जाता है, डिसेरेट हो जाता है, ऑस्टियस मैच्योरेशन अरेस्ट हो जाते हैं। ट्रीटमेंट्स के कारण क्या होता है, इन्हेंसमेंट ऑफ प्रिडिक्टेड हाइट ज़्यादा हो जाता है। एक्चुअल एडल्ट हाइट ऑफ द पेशेंट फॉलोड बाय टू एपिफेशियल क्लोजर, एक्चुअल हाइट ज़्यादा हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 1 HD लेस देन देयर मीड पेरेंटल हाइट, मतलब ज़्यादा हो जाता है लेकिन अपने जो पेरेंट्स हैं उससे 1 HD कम रहता है। ठीक है, इन फीमेल
ब्रेस्ट डिजीज ब्रेस्ट साइज क्या हो जाते हैं, रिग्रेस हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, जो 2-3 स्टेज होता है ना, टेनर स्टेज डेवलपमेंट, वो कम हो जाता है, बट रिमेन अनचेंज। अगर स्टेज 3 और 5 है तो वो क्या होगा, अनचेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्या हो चुका है, प्रोग्रेसिव एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन हो चुका है, ठीक है। और क्या कह रहा है, जो अमाउंट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू है वो डिक्रीज हो जाएंगे। प्यूबिक हेयर रिमेन स्टेबल इन द फीमेल, ठीक है। स्लोली ट्रीटमेंट करेंगे तो ये क्या होगा, प्रोग्रेस होगा। और क्या करेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा एड्रिनल एंड्रोजन को, ठीक है। अब क्या करें, पेल्विक सोनोग्राफी से क्या दिखेगा कि ओवेरियन और यूट्राइन का साइज क्या है, कम हो गया है। टेस्टिकुलर मेल में टेस्टिकुलर साइज क्या हो गया है, कम हो गया है। प्यूबिक हेयर रिग्रेस हो गया है और इरेक्शन क्या हो गया, कम हो गया है, ठीक है। एक्सेप्ट क्या है, रिवर्सिबल डिक्रीज इन द बोन डेंसिटी, नो मोर एडवर्स इफेक्ट ऑफ द GnRH एनालॉग। मतलब GnRH एनालॉग का एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो डिक्रीज इन बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो तो सीरम सेक्स हार्मोन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब टेस्टेरियोन का कम हो जाएगा, एस्ट्राडियोल का कम हो जाएगा। मतलब प्रिकोसेस में क्या हो जाता है, ये सब ज़्यादा हो जाते हैं। LH और FSS क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेशन मेजर करते हैं जो सेंसिटिव इम्यूनोमेट्रिक एसेस है वो भी कम हो जाएंगे, लेस देन 1 IU पर लीटर हो जाएंगे, ठीक है। LH रिटर्न हो जाएगा अपना नॉर्मल ये लेवल में। अब क्या कह रहा है, जो FSS और LS है वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे GnRH स्टिमुलेशन पे, जो कम हो जाएगा 2 से 3 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। सीरम LH और FSS और क्या है, सेक्स हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। मतलब सब कुछ सही हो जाएगा अगर हम सही से ट्रीटमेंट करें तो, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले बार इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। उसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिकोशियस पुबर्टी रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑर्गेनिक ब्रेन लेसन। मतलब ब्रेन में लेसन हो जाने के कारण कैसे प्रिकोशियस पुबर्टी होता है, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।